अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने के नाम पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों के हाथ पांव फूल गए और दोनों ही ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती और राहुल गांधी स्मृति ईरानी के साथ मुकाबले में उतरने को तैयार नहीं। कांग्रेस की इस पतली हालत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हताशा और निराशा इस कदर पहुंच चुकी है कि फेक वीडियो बनाकर चला रहे हैं। जब से राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाली, पार्टी का स्तर नीचे ही जा रहा है। राहुल और प्रियंका चुनाव भी लड़ेंगे या नहीं पता नहीं। ये लोग यूपी छोड़कर भाग गए हैं। ये लोग चुनाव लड़ने को लेकर कंफ्यूज हैं। फेक वीडियो के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस ने यूपी की अपनी कोटे की सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन अपनी परंपरागत सीटों यानी अमेठी और रायबरेली को लेकर पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। खबरें थी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा और अमेठी से राहुल गांधी को सियासी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सहमति के संकेत दिए हैं। राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने पर अभी भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका प्रचार तो करेंगी, लेकिन वे खुद लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी नहीं पेश करेंगी। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने को लेकर पार्टी किसी फैसले तक पहुंच सकी है। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी किसी फैसले तक नहीं पहुंच सकी है। दावे भी किए जा रहे थे कि सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के ऐलान से पहले राहुल अयोध्या में राम मंदिर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे कोई संकेत नहीं है। जानकारी के मुताबिक यूपी के कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस चुनाव समिति के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि पार्टी राहुल गांधी को अमेठी और प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारे, क्योंकि ये दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी की विरासत के तौर पर देखी जाती हैं। पार्टी पदाधिकारियों का यह भी कहना था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी की छवि यूपी में खराब हो सकती है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया और वे राजस्थान से राज्यसभा चली गईं, जिसके चलते ये बड़ा सवाल बन गया है कि अब कांग्रेस के रायबरेली की सीट पर किस नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बेहतरीन कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब उनके चुनाव न लड़ने की खबरों ने रायबरेली सीट पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। प्रियंका के चुनाव न लड़ने का दावा करने वाले सूत्रों का यह भी कहना है कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वे अपना पूरा फोकस वायनाड की लोकसभा सीट पर रखना चाहते हैं। हालांकि वायनाड में चुनाव हो चुके हैं और इसलिए राहुल के अमेठी से लड़ने की उम्मीद अब की जा रही है, लेकिन पार्टी अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में शक की सुई अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आकर टिक गई है। पुलिस का मानना है कि दोनों पार्टियों ने ही अमित शाह को बदनाम करने के लिए फेक वीडियो बनाने और उसे फैलाने की साजिश रची, क्योंकि पुलिस ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है वे दोनों केजरीवाल की ही पार्टी के कांग्रेस के आदमी हैं और इस गिरफ्तारी के बाद पहले से ही मुसीबतों में घिरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी इससे जुड़े मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। इस मामले में अहमदाबाद साइबर क्राइम की टीम ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले असम पुलिस ने भी कहा था कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया था कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम रितोम सिंह है। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल होने लगा था, जिसके जरिए दावा किया जा रहा था कि अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के जीतने पर SC/ST रिजर्वेशन खत्म करने की बात कही। बाद में साफ हुआ कि शेयर किया जा रहा वीडियो एडिटेड है और इसे शेयर किया जा रहा था। वास्तविक वीडियो साल 2023 में तेलंगाना में दिए गए भाषण का था, जिसमें गृहमंत्री मुस्लिम कोटा खत्म करने की बात कर रहे थे। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत की है और आरोप लगाया कि उसने चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए शाह का डीप फेक वीडियो और छेड़छाड़ की वीडियो प्रसारित किया। भाजपा ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे राजनीतिक प्रतिद्वंदी अब सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो के जरिए तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं। सतारा जिले के कराड़ में एक चुनावी रैली में मोदी ने सोशल मीडिया और तकनीक के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई। पीएम मोदी ने AI का उपयोग कर बनाए गए फर्जी वीडियोज के सामने आने की बात की और लोगों से सतर्क रहने और फर्जी वीडियोज के किसी भी मामले की रिपोर्ट अधिकारियों को देने के लिए कहा। मोदी ने कहा कि विरोधी सामाजिक कलह पैदा करने के लिए मेरे अमित शाह और JP नड्डा जैसे नेताओं की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल कर मेरी आवाज में जो लोग फर्जी वीडियो बना रहे हैं, जिससे खतरा पैदा हो रहा है, अगर कोई और फर्जी वीडियो दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
लोकसभा चुनाव के दौरान जारी कांग्रेस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इंदौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षयकांति बम के नामांकन वापस लेने से शुरू हुआ हंगामा शांत भी नहीं हुआ था। श्योपुर से लगातार 6 बार से चुनाव जीत रहे विधायक ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। दरअसल इंदौर में कांग्रेस को झटका मिले अभी एक ही दिन हुआ था कि अगले ही दिन कांग्रेस को श्योपुर जिले में नुकसान उठाना पड़ा है। श्योपुर की विजयपुर सीट से 6 बार के कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सीएम मोहन यादव पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के बीच रामनिवास रावत ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की। रामनिवास रावत अपनी पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक रामनिवास रावत मुरैना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू को टिकट दे दिया। इसके बाद से रामनिवास नाराज हो गए। खबरें थी कि 25 अप्रैल को मुरैना में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के समय ही विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल होने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी के टेलीफोनिक चर्चा के बाद रामनिवास रावत ने बीजेपी में जाना कैंसिल कर दिया था। भोपाल बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी ने दावा किया कि अब तक बीजेपी परिवार में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। सुमित पचौरी का दावा है कि इन 5 लाख लोगों में से 90% कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने बताया कि डराने धमकाने की राजनीति हो रही है। सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है सामने विपक्ष ही न हो, जनता सब कुछ देख रही है और लोकसभा चुनाव में भी जवाब दे रही है। अभी हाल ही में 2 चरणों में प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में घटे हुए मतदान प्रतिशत से स्पष्ट हो गया कि जनता अब इनके साथ नहीं है। दिल्ली शराब घोटाला के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने मामले की सुनवाई में अड़ंगा डालकर इस बिना पर इजाजत की मांग की थी कि मामले की सुनवाई में देरी की जा रही है, इसलिए हमें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन ईडी के कड़े विरोध के बाद सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सिसोदिया की अर्जी खारिज होना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सिसोदिया चुनाव के दौरान पार्टी का प्रचार करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अंतरिम याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। ईडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि सिसोदिया सहित सभी आरोपियों ने 90 से अधिक तुच्छ किस्म के आवेदन डालकर सुनवाई को लटकाने की कोशिश की। सीबीआई और ईडी दोनों ने ही अदालत को बताया था कि वे इसी वक्त सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये मनीष सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका थी। इससे पहले भी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर चुकी है। जमानत पर बहस के दौरान कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने बताया था कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया मुख्य साजिश करता है। वहीं सीबीआई ने कहा था कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें इजाजत मिलती है तो ये न सिर्फ सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं बल्कि गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई। आरोप है कि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया तथा L1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना विस्तारित किया गया। अब निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और इसके बाद इसी मामले में ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इससे पहले कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक के लिए बढ़ा दी। सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए लगाई गई अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी। मनीष सिसोदिया के पास अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने का अवसर है। अगर हाईकोर्ट से भी सिसोदिया को जमानत नहीं मिली तो फिर वे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी कि जांच एजेंसी के पास 338 करोड़ के मनी ट्रेल के सबूत हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने मामले की सुनवाई 3 मई तक के लिए टाल दी है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी 2 दिन तक अपनी दलीलें पेश करते रहे, जिसका कुल मतलब इतना था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। पीएमएलए की धारा 5 के तहत ईडी ने बयान नहीं रिकॉर्ड की और ईडी के सारे सबूत मनगढ़ंत हैं।
अब गवाह बिके हुए हैं और ऐन चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों की गई, जिस देश में हर 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव होते ही हों। बयान रिकॉर्ड करने के लिए ईडी के समन पर केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। और रही बात सबूतों और गवाहों की, तो बिना उसके साथ क्रॉस एग्जामिन किए बगैर गवाहों को बिका हुआ और सबूतों को फेक बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज किया था और ऐसा करने से पहले हाईकोर्ट ने सबूतों की फाइल देखी थी। इसलिए माना जा रहा है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना कम है। यही वजह है कि कोर्ट ने सिंघवी से पूछा कि अब तक किसी अदालत में उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल क्यों नहीं की, जिस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी ही अवैध है तो फिर जमानत की अर्जी दाखिल क्यों करें। असल में सिंघवी को पता है कि अगर केजरीवाल की तरफ से जमानत को अर्जी दाखिल की गई तो वह खारिज हो जाएगी और फिर केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को अवैध भी नहीं बता पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अगली सुनवाई पर गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर जवाब देने के लिए कहा है। इस बारे में ईडी से 3 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय के संबंध में है, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी का समय आम चुनाव से ठीक पहले क्यों। पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे और ईडी को सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने को कहा। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है। बुधवार से दोनों न्यायाधीश अलग अलग पीठ में बैठेंगे और इस मामले में लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। केजरीवाल ने कथित एक्साइज ड्यूटी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वे 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक इससे पहले हुई कार्यवाही के दौरान उच्चतम न्यायालय के बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा बार बार समन जारी किए जाने के बावजूद ईडी के समक्ष उनके पेश नहीं होने पर सवाल उठाया था। न्यायालय ने कहा था कि क्या वह अपने बयान दर्ज नहीं किए जाने के आधार पर सवाल पूछे थे। आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल हिरासत में है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल पूछे थे और कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अधीनस्थ का अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की। पीठ ने कहा था, क्या आप ये कहकर अपनी ही बात का खंडन नहीं कर रहे कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज नहीं किए गए। आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किए जाने पर उपस्थित नहीं होते हैं और फिर कहते हैं कि ये दर्ज नहीं किया गया। इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस में सिर्फ एक मणिशंकर अय्यर और एक सैम पित्रोदा ही नहीं है, बल्कि एक सलमान खुर्शीद भी है, जो ठीक चुनाव के मौके पर कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाते हैं। कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद को फर्रुखाबाद से मैदान में उतारा है। सलमान लगातार 2 बार यहां से चुनाव हार चुके हैं और तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन अपनी पहली ही चुनावी सभा में उन्होंने और समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम खान ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ेगी। देश में लव जिहाद तो चल ही रहा है। उसी तर्ज पर सलमान खुर्शीद ने अपनी सभा में वोट जिहाद करने की सलाह लोगों को दे डाली। पुलिस ने विवादास्पद बयान देने के मामले में सलमान खुर्शीद और मारिया आलम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भाजपा सरकार को हटाने के लिए वोट जिहाद की अपील की है। दोनों के खिलाफ फतेहगढ़ जिले में कायमगंज पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 188 और 295A के तहत केस दर्ज किया गया है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से विपक्षी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए सपा नेता मारिया आलम ने भाजपा सरकार को हटाने के लिए वोट जिहाद की अपील की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मौजूदा हालात में ज़रूरी बताया। सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मारिया आलम ने खुर्शीद की मौजूदगी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वोट जिहाद की अपील की। उन्होंने मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को हटाने के लिए बहुत अक्लमंदी के साथ एक साथ होकर बहुत खामोशी से वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। मारिया आलम ने भरोसे के साथ कहा कि हम सब संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। कायमगंज में इंडी गठबंधन के घटक सपा में प्रत्याशी नवल किशोर साक्य के लिए समर्थन मांगते हुए मारिया आलम ने कहा कि बहुत समझदारी से बिना भावुक हुए और खामोशी के साथ मिलकर वोट जिहाद करें, क्योंकि वोट जिहाद से ही हम इस संघी सरकार को भगा सकते हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि अब हाथ मिलाने का समय आ गया है, मारिया ने कहा कि अन्यथा यह संघी सरकार हमारे अस्तित्व को मिटाने में सफल हो जाएगी।
उन्होंने मौजूदा भाजपा सांसद एवं प्रत्याशी मुकेश राजपूत का नाम लेते हुए कहा कि बहुत शर्म आती है कि कुछ मुसलमानों ने मुकेश राजपूत की बैठक कराई। मुझे लगता है कि समाज को उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। मारिया ने कहा कि लोग कहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। अब इंसानियत पर हमला है। अगर आप देश, इसकी सुंदरता और गंगा जमुनी तहजीब को बचाना चाहते हैं तो किसी से प्रभावित हुए बिना बहुत समझदारी से मतदान करें। जनसभा में सलमान खुर्शीद ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। आलम के बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अपनी भतीजी के बयान पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम आम तौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ गलत लगा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिहाद का मतलब किसी परिस्थिति से संघर्ष करने के लिए होता है। यह मंतव्य उसका मारिया आलम का रहा होगा कि संविधान की रक्षा के लिए वोट जिहाद किया जाए। फर्रुखाबाद सीट से इंडी गठबंधन की ओर से अपनी उम्मीदवारी पर खुर्शीद ने कहा कि उन्हें फर्रुखाबाद के अलावा कांग्रेस से अलीगढ़, कानपुर एवं अन्य क्षेत्रों से टिकट का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मैं सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद वाला हूं, वहीं का रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब जब अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी मुश्किल में फंसती है, तब पार्टी का कोई सांसद या मंत्री सामने आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बीजेपी पर झूठे आरोप लगाता है और फिर बाकी सारे नेता उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी की ये सियासी रणनीति है, झूठे आरोप लगाओ और फिर भाग जाओ। बात उन दिनों की ही है। आतिशी मार्लेना ने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और इसलिए उसने कई विधायकों को ऑफर भेजा। आतिशी मार्लेना के इस बयान को अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने पोस्ट किया। तब बीजेपी ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन अब उसने अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ मानहानि का दावा ठोक दिया है। बीजेपी के इस फैसले से जेल में कैद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, साथ ही आतिशी मार्लेना के ऊपर भी कानून का शिकंजा कसेगा। आम आदमी पार्टी ने कई बार दावा किया कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उन्हें करोड़ों रुपए और पद का ऑफर दिया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने यह शिकायत दर्ज की है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल को सौंपी गई है। अपनी शिकायत में कपूर ने कहा कि दोनों नेताओं ने बीजेपी को लेकर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी नेताओं ने दिल्ली सरकार को गिराने के मकसद से बीजेपी द्वारा विधायकों को तोड़ने या खरीदने का आरोप आम जनता में बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को कम करने के गलत इरादे से लगाया है। बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में कहा, इस तरह के दुर्भावनापूर्ण निंदनीय बयानों से आम आदमी पार्टी और उसके सहयोगी नेता बीजेपी और उसके सदस्यों को बदनाम कर रहे हैं। वे इस तरह से झूठे बयान देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश करते हैं। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की खबरें चलाई जाएंगी, क्योंकि आप न केवल विधायक हैं बल्कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। मजिस्ट्रेट ने दोनों नेताओं को समन करने से पहले सबूत देने के लिए 4 मई के लिए सूचीबद्ध किया और इसके पहले बीजेपी ने इन दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी और उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को नोटिस देकर जवाब तलब किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।